आज की ताजा खबर। शहरों में बढ़ता अंग तस्करी का व्यापार। 7 दिनों में 4 अस्पतालों में पुलिस ने दबिश देकर अचानक से कई सारे अंग तस्करी के कारोबार का भांडाफोड़ किया। इन बड़े अस्पतालों में कई सालों से अवैध रूप से अंग तस्करी का कारोबार चल रहा था। एक मरीज के बिना कारण की मौत होने पर उनके परिजनों ने पुलिस में कंप्लेन कराई। उनके परिजनों का कहना था कि बीमारी कुछ और थी और डॉक्टर कुछ दूसरा ही इलाज कर रहे थे। जब पुलिस ने हॉस्पिटल में परिजनों के कंप्लेन के आधार पर जांच की, तब उन्हें अंग तस्करी के कारोबार का पता चला और इस तस्करी के तार और भी कई सारे बड़े अस्पतालों से जुड़े थे। भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा पति ठीक हो जाए। वो तो भला हो डॉक्टर वरुण का, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाकर हम जैसे गरीबों की मदद करते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। एक बार मेरा ये पैर ठीक हो जाए तो मैं फिर से काम में जा सकूंगा। पता नहीं कैसे ये मेरा पैर सुन्न पड़ गया। अब देखते हैं डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं मेरा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। हॉस्पिटल तक आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं डॉक्टर साहब, तकलीफ कैसी, असली तकलीफ तो हमें इनका पैर का इलाज कराने में आ रही है। वो तकलीफ भी आप ठीक कर देंगे। अरे तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। इसलिए तो मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ और गांव-गांव जाकर आप जैसे जरूरतमंदों को खोज कर लाता हूँ। नर्स, जी डॉक्टर। पेशेंट को रूम में ले जाकर रेडी करो। हम इनका इलाज आज से ही शुरू करेंगे और वो इंजेक्शन देना ना भूलना। जी डॉक्टर। वो हमारी सीक्रेट इंजेक्शन तुमने पेशेंट को लगा दी ना? जी डॉक्टर। ये पेशेंट ही तो हमारा असली कमाई है। इस सीक्रेट इंजेक्शन को हम 3 दिन लगातार देंगे, फिर वह धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाएगा। फिर हम इसके शरीर से जो जरूरत के अंग हैं उसे निकाल कर दूसरों को बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। सर, आप इतने समय से इस काम में जुड़े हैं, आप अभी तक पुलिस की नज़र में क्यों नहीं आए? अरे ये उसी इंजेक्शन का काम है जिसे पेशेंट को देने पर ऐसा लगता है कि पेशेंट अपनी कमजोरी से ही मर गया है। और साथ ही साथ मैं मुफ्त चिकित्सा शिविर गरीब गांवों में जाकर लगाता हूँ, जहाँ से मुझे कई अनपढ़ गरीब मिल जाते हैं, जिनको मैं शहर में मुफ्त इलाज देने के बहाने बुलाता हूँ और धीरे से उनकी जान लेकर उनके अंगों की तस्करी करता हूँ। एक तो ये गरीब ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं और ना ही ज़्यादा पहुँच वाले होते हैं, जिससे वे आसानी से मेरा शिकार बन जाते हैं। और मैं ऐसा हर मरीज के साथ नहीं करता। हर 15 में से 4 पेशेंट के साथ मैं ऐसा काम करता हूँ, जिससे ना मैं अस्पताल और ना ही पुलिस की नज़र में आता हूँ। वैसे भी ये गरीब अपनी गरीबी से मर ही रहे थे, मैंने कुछ अपने पैसे के लिए इनको मार दिया। सर, मरीज अब मरने ही वाला है। जाओ, उसके परिवार को बता दो कि मरीज की हालत नाजुक है। मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि आपके पति की हालत बेहद नाजुक हो गई है। फिर भी डॉक्टर वरुण पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पति को बचा सके। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना।
नर्स, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। हम तुरंत ही उसके शरीर से जरूरत के अंगों को निकालेंगे और उन अंगों को 1 से 2 दिन के अंदर भेज देंगे। जी डॉक्टर। ये बात आपको बताकर मुझे काफी दुख हो रहा है कि आपके पति को हम नहीं बचा सके। नहीं। चुप हो जाओ माँ। ये आग कैसी लगी? पता नहीं सरपंच जी। वो सब छोड़ो, जल्दी से बुझाओ। जाओ अपने घरों से बाल्टी लेकर आओ और पास के तालाब से पानी लेकर इस आग को बुझाओ। जी सरपंच जी। इससे काम नहीं बन रहा है। तालाब से पानी लाने में काफी समय निकल जा रहा है। जिसके घर में पानी पंप है वो लेकर आओ, तभी हम जल्दी से आग पर काबू पा सकेंगे।
ये लीजिए सरपंच जी, इन तीनों पंपों को जल्दी से बिजली के तार से जोड़ो और इस लंबी पाइप के एक सिरों को तालाब के पानी में डाल दो। जी सरपंच जी। अब काम बन रहा है, आग बुझ रही है। ये क्या हुआ? पानी आना बंद कैसे हो गया? सरपंच जी, बिजली चली गई है। इसे भी अभी होना था। अब क्या करें सरपंच जी? अब तो तालाब से ही बाल्टी में पानी लेकर आग को बुझाना पड़ेगा। इस तरह से तो हम आग पर काबू ही नहीं पा सकते, लेकिन इसके अलावा तो हम और कुछ कर भी नहीं सकते। विनीता, लगता है मुझे आज हमारा गांव पूरा जल जाएगा। मुझे एक तरकीब आ रही है। क्या तुम जल्दी से अपना साइकिल लेकर आओ। मेरी साइकिल का क्या करोगी? मैं जितना कह रही हूँ वो करो। ठीक है। ये लो साइकिल। इस साइकिल के पहिए को इस पंप के घूमने वाले लोहे से सटा कर रखो। हाँ ठीक है। जैसे ही साइकिल चलेगी पहिया घूमेगा और उसके साथ साथ पंप भी काम करने लगेगा। क्या ऐसा हो सकेगा? हाँ, शायद हो सकता है। एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। मैंने इस बारे में कहीं पे पढ़ा या सुना था। पानी आ रहा है, और तेज चलाओ। बिना बिजली के ये पंप कैसे चल रही है? सरपंच जी, विनीता पानी वाले पंप को साइकिल के पहियों से चला रही है। ये तरकीब तो अच्छी है। विनीता बेटा, क्या तुम इन दो पंपों को भी साइकिल से जोड़ सकती हो? जी हाँ सरपंच जी। रामू, तुम विनीता की जगह साइकिल चलाओ, और दिनेश, तुम दो साइकिल का इंतजाम करो। विनीता बेटा, तुम जल्दी से इन दो पंपों को साइकिल से चलाने की तैयारी कर दो।
शाबाश विनीता बिटिया, तुमने तो आज हमारे गांव को जलने से बचा लिया। तुमने अपने ज्ञान का सही उपयोग सही समय में किया। तुम आगे चलकर कुछ जरूर बड़ा करोगी और हमारे गांव का नाम रोशन करोगी। विनीता, कल जो गुरुजी ने गणित का होमवर्क दिया था तुमने कर लिया? हाँ, मैंने तो कल रात को ही कर लिया। अच्छा हुआ तुमने कर लिया, मुझसे तो वह गणित का प्रश्न हल ही नहीं हो रहा था, वरना आज तो गुरुजी जरूर सजा देते। मेरे रहते सुनीता, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें सारे गणित के प्रश्न कैसे हल करते हैं समझा दूंगी। हाँ विनीता, तुम्हारे रहते ही तो मैंने अपनी 11वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, वरना इस साल भी मैं 11वीं में ही फेल होकर रह जाती। सुनीता, अगर हमारे माँ पिताजी भी थोड़े बहुत पैसे वाले होते तो हम भी कोचिंग ट्यूशन करके आसानी से हर एक विषय में अच्छे अंक पा लेते। माँ हर रोज़ गांव से शहर जाती है लोगों के घरों में बर्तन मांजने, और पिताजी भी शहर जाकर दुकानों में काम करते हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमारा घर चलता है। हाँ विनीता, हमारे बलरामपुर गांव में ज़्यादातर घरों में यही हाल है। सब सवेरे होते ही काम करने शहर चले जाते हैं। हमारे इस बलरामपुर गांव में नौकरी का कोई साधन ही नहीं है, इसलिए तो मैं मन लगाकर पढ़ती हूँ ताकि जल्दी से कोई नौकरी पाकर मैं अपने माँ पिताजी की मदद पैसों से कर सकूँ। विनीता, खेलना बंद करो, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लो। हाँ माँ, अभी आई। अच्छा सुनीता, मैं चलती हूँ, स्कूल जाने के वक्त मिलना। हाँ विनीता, मैं भी चलती हूँ। सवेरे सवेरे ही खेलने चली जाती है, ना ही नहाई है ना ही नाश्ता की है। जल्दी से जाओ नहाओ और नाश्ता कर लो। हम भी काम पर निकल रहे हैं। शहर जाने वाली बस के आने का समय हो गया है, शायद आज हमें आने में देर हो सकती है। हाँ माँ। अरे यार रामू, पता नहीं हमारे गांव में क्या हो गया है। कुछ महीने से कई सारे गांव के लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। हाँ यार सुरेश, मेरे घर में भी मेरे बच्चे 1 महीने से बीमार पड़े हैं।
शहर जाकर डॉक्टर को भी दिखा आया, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नज़र लग गई है। विनीता, मेरे पिताजी काफ़ी बीमार हैं। कुछ समय से समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कुछ दिनों से पिताजी काम पर नहीं जा रहे हैं और काम पर नहीं जाने की वजह से घर में पैसों की तंगी आ गई है। 2-3 साल हो गए हैं, हमारे गांव में कोई भी चिकित्सा शिविर नहीं लगी है। हम सबको जाकर सरपंच से बात करनी चाहिए ताकि वे मुफ्त के चिकित्सा शिविर गांव में लगा सके। सरपंच जी, 1 महीने से कई सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन सब के इलाज में काफी खर्च हो रहा है। हम सबकी आपसे विनती है कि जल्द से जल्द हमारे गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाएं और साथ ही साथ डॉक्टरों से ये भी पता लगाने का दरख्वास्त करें कि किस कारण से हमारे गांव के लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं भी शहर जाकर मुफ्त चिकित्सा शिविर के लिए कलेक्टर से बात करता हूँ। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं बलरामपुर गांव का सरपंच हूं। हमारे गांव बलरामपुर में कई महीनों से अजीब सी बीमारी फैली हुई है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाएं और साथ ही साथ यह भी पता लगाने की कोशिश करें कि हमारे गांव में यह बीमारी किस कारण से हो रही है। आप उसकी फिक्र मत करिए, आप अपनी अर्जी लिखकर मेरे पास जमा करवा दीजिए। मैं आज ही इस पर काम शुरू करता हूं। धन्यवाद कलेक्टर जी। Engine 3
नमस्ते मैडम, आपने जल्दी आके यहाँ अच्छा किया। आप हमें गांव में साफ सुथरा जगह बताइए जहाँ पे हम अपना टेंट लगा सकें और लोगों का इलाज कर सकें। जी मैडम, चलिए मेरे साथ। हमें कुछ लोगों की जरूरत है जो इलाज में हमारी सहायता कर सके। हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी। चलो मेरे साथ। सरपंच जी, आपके गांव में जो बीमारी फैली हुई है उसका पता चल गया है। पास के जंगलों में माइनिंग के चलते कई सारे रासायनिक पदार्थ नदी के पानी में मिलने की वजह से पानी जहरीला सा हो गया है और यही कारण है कि आपके गांव वाले बीमार हो रहे हैं। अब तुरंत ही इसकी शिकायत कलेक्टर ऑफिस में करें ताकि माइनिंग का काम बंद हो और साथ ही साथ गांव में नए वाटर फिल्टर लगाने का भी निवेदन कर दें। जी डॉक्टर, मैं आज ही जाकर कलेक्टर ऑफिस में इस बारे में सूचना दे देता हूँ और मैं अपने पैसों से गांव में तुरंत ही वाटर फिल्टर लगाता हूँ ताकि मेरे गांव वासियों को स्वच्छ पानी मिल सके और इस भयंकर सी बीमारी से दूर रहे।
पिताजी, अब आपकी सेहत कैसी है? हाँ बेटा, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं तो घबरा ही गई थी कि क्या होगा आपका। वो तो भला हो सरपंच जी का, जिन्होंने सही समय में चिकित्सा शिविर और साफ पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी। हाँ बेटा, हमारे सरपंच जी काफ़ी भले आदमी हैं और मुझे तुम पर भी काफ़ी गर्व है, क्योंकि तुमने डॉक्टरों की मदद बड़ी मेहनत से की। हाँ पिताजी, मुझे भी यह सब काम करके काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और मैं भी कई सारे गरीबों का इलाज मुफ्त में करूंगी। सुनीता, कैसा लगा डॉक्टरों की मदद करते हुए? हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई लोगों की मदद करके। मुझे नर्स मैडम ने भी शाबाशी दी और कहा कि तुम भी डॉक्टर बनने की तैयारी करो। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन ये सब तो हमारे बस की बात नहीं। इसके लिए तो हमें महंगे कोचिंग में पढ़ना होगा, जो कि काफ़ी खर्चीला है, और साथ ही साथ 2-3 साल की तैयारी लगेगी उस डॉक्टरी के एग्ज़ाम को निकालने के लिए। एक बार एग्ज़ाम निकल जाए तो 5-6 साल डॉक्टर का कोर्स करने में लग जाएगा। इतना समय और पैसा हम कहाँ से दे सकेंगे? मैं तो कोशिश करूँगी 12वीं के बाद कुछ समय तक डॉक्टरी के एग्ज़ाम का तैयारी करूँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ विनीता, कैसी तैयारी चल रही है? 2 साल हो गए, दोनों बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ। मैं 1 साल और तैयारी करूँगी। मैं तो कहती ही थी, छोड़ दो इस डॉक्टरी बनने के सपने को, कुछ और काम पकड़ लो। माँ बाप के ऊपर कब तक बोझ बन के रहोगी? मैं तो राशन दुकान में काम करने जाती हूँ और अपने माँ बाबूजी की आर्थिक मदद भी करती हूँ। तुम्हारे इस पढ़ाई में तो उल्टा खर्च हो रहा होगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ दुकान में चलो और अपने माँ बाबूजी की मदद करो। नहीं, मैं 1 साल और तैयारी करूँगी। अच्छा, सुनने में आया है कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर की तैयारी कर रही है। 2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए।
अरे क्यों ये महंगे पढ़ाई करा रहे हो अपनी बेटी को? शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचो। डॉक्टरी का एग्ज़ाम निकालना होता तो 2 साल में ही निकाल लेती। मैंने तो अपनी बेटी को 12वीं पास होते ही शादी करवा दी। तुम भी ऐसा ही करो। हाँ, देखते हैं। कैसी हो विनीता बेटी? श्यामू चाचा, आप बड़े दिनों बाद आए हमारे यहाँ। कैसी चल रही है डॉक्टरी की तैयारी? हाँ चाचा, तैयारी तो चल रही है, पर एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो रहा है। ऊपर से ये पड़ोसी और रिश्तेदार के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी 1 साल और तैयारी करूँगी। तुम कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? कोचिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा है और साथ में बस में आने जाने का किराया भी काफ़ी महंगा है। इसमें मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे चाचा जी। तुम ये सब की चिंता क्यों करती हो? डॉक्टरी की तैयारी करने की हिम्मत दिखाना ये भी काफ़ी बड़ी बात है। मैं तुम्हारे कोचिंग का खर्च उठाऊंगा, और रहा बात आने जाने की है तो वहाँ मैं तुम्हें मनोज चाचा की दुकान से फ्री में साइकिल दिलवा दूंगा। नमस्ते मनोज चाचा। कैसी तैयारी चल रही है विनीता बेटी की? हाँ चाचा, तैयारी बस चल रही है। अरे मनोज, उसी की तैयारी के लिए तो तुमसे मदद मांगने आए हैं। हाँ बताओ, कैसी मदद चाहिए? अगर मेरे मदद करने से ये डॉक्टर बन जाए तो मेरा नाम भी इसके साथ ऊंचा होगा। इसके कोचिंग के आने जाने के लिए साइकिल चाहिए थी। क्या तुम इसे साइकिल देकर इसकी मदद कर सकोगे? हाँ, क्यों नहीं? हमारे गांव की बेटी है। अगर मेरी मदद करने से वो डॉक्टर बनेगी तो मैं क्यों नहीं करूंगा। अभी ही तुम मेरे दुकान से नई साइकिल ले जाओ। हम तो अपने समय में कुछ नहीं कर सके, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनता देख यह मान लेंगे कि हम भी कुछ बन गए। धन्यवाद मनोज चाचा। ये लो विनीता बेटा, ये पैसे रखो कोचिंग की फीस के लिए, और मन लगाकर पढ़ाई करो और दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों का तो काम ही है कहना। एक बार जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो यही सारे तुम्हें कंधे पे उठाकर खुशी मनाएंगे। जी चाचा जी।
पिताजी, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। मैं जानता था तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं आज ही पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगा। तो बेटा, कब से चालू हो रही तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई? अगले हफ्ते से पिताजी, और मैं परसों ही कॉलेज में दाखिले के लिए शहर निकल जाऊंगी। ठीक है विनीता बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। शाबाश बेटा, तुमने सबको डॉक्टर बन के दिखा ही दिया। आप लोगों की मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। पैसों की मदद आपने की और मनोज चाचा ने फ्री में साइकिल देकर भी मेरी मदद की। तब जाकर आज मैं इतने सालों बाद डॉक्टर बन पाई। लेकिन असली मेहनत और हिम्मत तुमने दिखाई, तभी तो तुम आज हमारे गांव की पहली डॉक्टर बन के निकली हो। विनीता, तुमने आज मुझे गलत साबित कर दिया। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बात उस दिन नहीं मानी, वरना आज तुम मेरी तरह बर्तन मांजती फिरती। तुम्हें डॉक्टर बनता देख मुझे काफ़ी खुशी हुई। अब मैं भी सबको बताऊंगी कि मेरी सहेली डॉक्टर है। विनीता बेटा, अब तो हम तुमसे फ्री में हमारा इलाज कराएंगे। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। मैं आपका ही क्या, मैं पूरे गांव वालों का इलाज फ्री में करूंगी। विनीता, तुमको इस अस्पताल में आए हुए 3 महीने हो गए। कैसा लग रहा है इस अस्पताल में काम करते हुए? कष्ट में पड़े लोगों का इलाज करना एक मदद करने जैसा ही है। लेकिन मुझे असली मज़ा तो मुफ्त के चिकित्सा शिविरों में आता है, जहां मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों का इलाज मुफ्त में करती हूँ। इसलिए तो मैं हर 2 महीनों में अपने पैसों से मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाती रहती हूँ। ये डॉक्टर वरुण कैसे आदमी हैं? अरे ये इस हॉस्पिटल के क्या, शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। इनकी कमाई लाखों करोड़ों में है। ये तो खुद का हॉस्पिटल भी चालू करने वाले हैं। तो ये ऐसा क्या करते हैं जो इनकी कमाई लाखों में है? क्योंकि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर हम इतना नहीं कमा सकते कि एक हॉस्पिटल खोल दें। अब ये तो नहीं पता कि ये क्या करते हैं, बस थोड़े अकड़ू से डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टरों को तो ये कुछ समझते ही नहीं, लेकिन मरीजों के साथ काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। वरुण सर, इस बार तो कमाई काफ़ी ज़्यादा हुई।
हाँ, क्यों नहीं होगी। इस बार तो हमारे काम में कई और लोग भी मदद कर रहे हैं, जो घूम घूम कर गरीब लाचार इंसानों को फ्री में इलाज करने के बहाने मेरे पास भेजते हैं। अब तो मुझे कोई मरीज खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस हॉस्पिटल में रहकर ऑपरेशन करता हूँ और अंग तस्करी से खूब पैसा कमा रहा हूँ। सर, मुझे इस बार बोनस तो देंगे ना? अरे क्यों नहीं, तुमने जो मेरी मदद इतने सालों तक की है, लेकिन कल तुमने उस मरीज को हमारा सीक्रेट इंजेक्शन का सही डोज क्यों नहीं लगाया था? अचानक से ऑपरेशन करते समय ही जाग गया था। अगली बार से ऐसी गलती मत करना। सॉरी सर, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। यार मोहन, कुछ महीने से मेरे पेट में रुक रुक के दर्द उठता है। कई सारे घरेलू उपचार करने के बाद भी यह दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि यह दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे श्यामू, तुम भी घर की बेटी डॉक्टर बनकर दूसरों का इलाज कर रही है और तुम बीमारी लेके कष्ट सह रहे हो। चलो विनीता बिटिया के हॉस्पिटल में तुम्हारा चेकअप कराने चलते हैं। हाँ, मैं कुछ दिनों से सोच ही रहा था कि मैं विनीता बिटिया के पास अपना इलाज कराने जाऊं। तो चलो फिर कल ही चलते हैं। अचानक से हमें विनीता बिटिया देखेगी तो खुशी से फूले नहीं समाएगी। ठीक है, कल चलते हैं। मैडम, डॉक्टर विनीता कहाँ मिलेगी? अभी तो डॉक्टर विनीता 10 दिनों के मुफ्त चिकित्सा शिविर पर गई हुई है। अब तो वो 10 दिन बाद ही आएगी। मोहन, अब क्या करें? अब क्या, इलाज कराने आए थे, इलाज करके ही जाएंगे। विनीता बिटिया से नहीं तो किसी और डॉक्टर से सही। चलो दूसरे डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप कराते हैं। बताइए, क्या परेशानी है? सर, कई महीनों से मेरे पेट में काफ़ी दर्द रुक रुक के उठ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कई सारे घरेलू उपचार किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तुम रहते कहाँ हो और क्या काम करते हो? सर, मैं मजदूरी करके अपना घर चलाता हूँ। सवेरे एक बार खाना खाता हूँ, फिर दोपहर को और फिर सीधे रात को खाना खाता हूँ। इसके अलावा बाहर का कोई चीज़ नहीं खाता। आप ऐसा करिए, आप नर्स के पास जाकर अपना ब्लड टेस्ट और कुछ अन्य टेस्ट करवा लो। हम आपको 30 मिनट में बताते हैं कि आगे क्या करना है। जी डॉक्टर साहब।
सर, हमें जिस अंग की जरूरत थी वो इस आदमी के अंग से मैच हो रही है। चलो अच्छा हुआ, ऑलरेडी इस अंग को खरीदने के लिए पार्टी करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार बैठी है। सुनो श्यामू, तुम्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारा ठीक से इलाज कर सकेंगे। तो सर, फीस कितनी लग जाएगी? अरे फीस की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज मुफ्त में कर दूंगा। कुछ काम समाज सेवा के लिए भी करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नर्स, ले जाओ इन्हें और एडमिट कर लो, और वो इंजेक्शन भी लगा देना। जी सर। मोहन जी, श्यामू की हालत बेहद नाजुक हो गई है। उसके पेट में दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप लोग 1 महीने पहले ही आते तो शायद उसकी हालत इतनी ख़राब नहीं होती। फिर भी डॉक्टर वरुण पूरी कोशिश कर रहे हैं कि श्यामू को बचा सके। बाकी उसके बचने की उम्मीद तो काफ़ी कम है। हे भगवान, श्यामू की रक्षा करना। नर्स, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो। हम तुरंत ही उसके शरीर से जरूरत के अंगों को निकालेंगे और उन अंगों को 1 से 2 दिन के अंदर भेज देंगे। जी डॉक्टर। मोहन, हम श्यामू को नहीं बचा सके। आप लोगों ने मुझे श्यामू चाचा के हालत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? विनीता बिटिया, हमें भी नहीं पता था। मुझे तो जैसे ही श्यामू ने अपने हालत के बारे में बताया, हम अगले ही दिन उसके पेट दर्द के इलाज के लिए तुम्हारे अस्पताल में इलाज कराने चले गए। तुम अस्पताल में उस समय नहीं थी, इसलिए हमने डॉक्टर वरुण से इलाज करवा लिया। लेकिन पेट दर्द में ऐसे कैसे किसी की मौत हो सकती है? वो तो नहीं पता, हमें जैसा डॉक्टर वरुण ने बताया हम वैसा करते रहे। बीच में उसका ऑपरेशन भी हुआ। क्या बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ? नहीं, ये तो पेट दर्द में कमजोरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है।
श्यामू चाचा ही थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दिलाया था कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, और डॉक्टर बनने के बाद भी आज मैं उनका इलाज नहीं कर पाई। काश मुझे श्यामू चाचा के पेट के दर्द के बारे में पहले ही पता होता तो मैं उनका इलाज पहले ही कर देती। ये डॉक्टर वरुण मुझे सही इंसान नहीं लग रहे हैं। इतनी सी पेट दर्द के लिए किसी मरीज की मौत कैसे हो सकती है? मैं इसका पता लगा के रहूंगी। श्यामू चाचा की रिपोर्ट में तो सब नॉर्मल है, तो ऑपरेशन किस बात का हुआ? और जो पेट का दर्द था वो तो साधारण दवाइयों से भी ठीक हो सकता था। उसके लिए 5 दिन एडमिट करने और ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत थी? इस बात की जानकारी मैं अपने सीनियर डॉक्टर को दूंगी। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो विनीता। आप इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी आपके हाथों में है। मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। हाँ बताओ विनीता। सर, कुछ दिनों पहले ही मेरे चाचा के पेट का दर्द का इलाज इसी अस्पताल में हुआ और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पेट दर्द के इलाज में कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है? सर, यही बात सुनकर तो मुझे भी हैरानी हुई। इसलिए मैंने सारे रिपोर्ट चेक की, जिनमें मुझे पता चला कि वह जो पेट दर्द हो रहा था वह साधारण था, जो कि आसानी से दवाइयों से ठीक हो सकती थी। उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराने या ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं थी। दिखाओ मुझे यह रिपोर्ट। हाँ, ये लीजिए सर। हाँ विनीता, तुम तो सही कह रही हो। तुम्हें पक्का पता है तुम्हारे चाचा का ऑपरेशन हुआ है? हाँ सर, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, इस बात की जानकारी किसी और को ना देना। मैं एक बार सीसीटीवी फुटेज और हॉस्पिटल के फाइल और रिपोर्ट चेक करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे यह इलाज कौन कर रहा था? सर, डॉक्टर वरुण। विनीता, तुम्हारी बात सही निकली। तुम्हारे चाचा का जो ऑपरेशन हुआ वह बेफिजुल में हुआ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वह तो साधारण सी दवाई से भी ठीक हो सकती थी। तुम्हारे चाचा जैसी कंडीशन और भी कई सारे मरीजों को भी थी, जिनकी बीमारी तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन उस बीमारी के चलते उनकी मौत भी हो गई। इन सारे मरीजों में कुछ बातें आम हैं। पहला चीज़, ये सारे गरीब थे। दूसरा, छोटी सी बीमारी थी।
जिसे दवाइयों से आसानी से ठीक की जा सकती है, लेकिन फिर भी उन सभी मरीजों को अस्पताल में एडमिट कराया। तीसरा, इन सब की मौत एडमिट होने के 5 दिनों में ही हो गई। चौथा, इनमें से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पांचवा, इन सभी का इलाज डॉक्टर वरुण के द्वारा किया गया है। मुझे तो लगता है विनीता, यहाँ कोई अंग तस्करी का मामला चल रहा है। इस बात की रिपोर्ट हमें पुलिस को करनी होगी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हमें अपने अस्पताल में एक डॉक्टर के बारे में कंप्लेन लिखवानी है। कैसी कंप्लेन? सर, हमें शक है कि हमारे अस्पताल में अंगों की तस्करी हो रही है और ये तस्करी हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर वरुण कर रहे हैं। आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है? जी हाँ सर, ये लीजिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन इतना सबूत काफी नहीं है। अगर हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ सके तो काम आसानी से बन जाएगा। सर, इसके लिए तो इंतजार करना होगा कि कोई नया पेशेंट आए और डॉक्टर वरुण उसका इलाज करे और डॉक्टर वरुण उसका अंग निकालने को तैयार हो। सर, मेरे पास एक तरकीब है। सर, अगर हम किसी को गरीब पेशेंट बनाकर डॉक्टर वरुण के पास भेजें तो काम बन जाएगा। हाँ, ये तो सही है, लेकिन ये रिस्क कौन उठाएगा? सर, डॉक्टर वरुण के खिलाफ जब मैं कई सारे रिपोर्ट को चेक कर रही थी तो उन्हीं में से एक परिवार का एड्रेस भी मुझे मिला। तो मैं पूछताछ के लिए एक परिवार के पास जाकर उनसे मिली। उस परिवार के एक सदस्य की मृत्यु 8 साल पहले हुई थी। उनका लड़का, जिसका नाम रोहित है, वह तैयार हो सकता है, क्योंकि वह भी अपने पिताजी के कातिलों को जेल की सलाखों में बंद करना चाहता है। अगर वो तैयार है तो ठीक है। सर, यही है रोहित जो हमारी मदद करेगा। ध्यान से सोच लो रोहित, क्या ये काम तुम कर सकोगे? हाँ सर, मैं जरूर करूंगा। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हें एक भी इंजेक्शन ना लगे, क्योंकि उसका सीक्रेट इंजेक्शन तुम्हारी जान ले सकता है। जब डॉक्टर वरुण इंजेक्शन तैयार कर रहा होगा, तब हम उसे उस जहरीली इंजेक्शन के साथ रंगे हाथ पकड़ेंगे।
चलो अच्छा हुआ इसने मुझे एडमिट कर लिया। अब ये इंजेक्शन रेडी कर रहा है। ये जल्दी से पुलिस और डॉक्टर क्यों नहीं आ रही है, वरना ये मुझे इंजेक्शन लगा देगा। सर थोड़ा रुक जाइए, मैं थोड़ा बाथरूम होकर आता हूँ, फिर आप मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे एक बार इंजेक्शन लगा लो, फिर जाते रहना। नहीं सर रुक जाइए, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। मुझे लग रहा है तुम इंजेक्शन से डर रहे हो। नर्स उसका हाथ पकड़ो। सर 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 रुक जाइए सर। सर अरे ये पुलिस कहाँ रह गई, ये पुलिस जल्दी क्यों नहीं आ रही है। नहीं सर सर रुक जाइए। रुक जाओ डॉक्टर वरुण। हाँ, हाँ, ये पुलिस कहाँ से आई। अपने जगह से हिलने की कोशिश मत करना। रोहित तुम ठीक हो ना, तुम्हें इंजेक्शन तो नहीं लगाई ना। नहीं सर बच गया मैं। हवलदार जाओ उसके हाथों से इंजेक्शन ले लो। हवलदार पकड़ो उसे। अब कहाँ भागोगे, मुफ्त का खा के कमजोर हो गए हो, ठीक से भागा भी नहीं जाता तुमसे। चलो अब जेल में तुम्हारी कसरत कराएंगे। सर आपका शक सही निकला, यहाँ अंग तस्करी का धंधा चल रहा था। आपके अस्पताल में हमने सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया, जिसमें डॉक्टर वरुण अवैध ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमें कुछ अंग भी मिले हैं, जिनकी जांच करने पर हमें यह पता चला कि ये सारे उन मरीजों के अंग हैं जिनकी मौत हो चुकी है और जिनका हॉस्पिटल के फाइल में कोई ब्यौरा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पता नहीं हमारे अस्पताल में ये सारे गलत काम कितने सालों से चल रहे थे। हम डॉक्टरों का फर्ज है लोगों की जान बचाना। लोग हमें भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदमाश डॉक्टर हम सारे अच्छे डॉक्टरों का नाम बदनाम करते हैं। इन सारी चीजों का पता न चलता अगर डॉक्टर विनीता अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी न दिखाती। शाबाश विनीता और रोहित, आप जैसे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में अच्छाई कायम है। बाकी इन दुष्टों को तो हम सबक सिखाएंगे। चलो डॉक्टर वरुण, अब हम जेल में तुम्हारा इलाज करेंगे। काश विनीता यह बात हमें पहले ही पता चल जाती तो तुम्हारे चाचा और रोहित के पिताजी आज जिंदा होते। जी सर, जो हुआ सो हो गया। अब से आगे से हम सभी को चौकन्ना और जागरूक रहने की ज़रूरत है, ताकि हमारे आसपास गलत काम करने वाले हमसे ना बच सके और लोगों का भरोसा डॉक्टरों से ना उठे।